नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पार्ट फर्स्ट, कक्षा 12 की हिस्ट्री की पार्ट फर्स्ट पुस्तक है। और इसमें अपना चौथा पार्ट है, 3 पार्ट पढ़ दिए और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट का हिस्ट्री की कक्षा 12 की। पार्ट 2 और 3 अलग अलग है, 2 और है कक्षा 12 की ही। तो एनसीईआरटी नो वाली है। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य, हर एक लाइन को समझते याद करते चलते हैं। विषय 4, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं से संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेले विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। सांची की एक मूर्ति, एक रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। सांची का स्तूप, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से पूरा पाठ में और आकलन एक या दो। सांची की एक मूर्ति, सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य में प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल राज्य की प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियां और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901। शाहजहां बेगम की आत्मकथा, ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, भोपाल के इतिहास से 1876 में HD वार्स्टो ने इसका अनुवाद किया। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901। शाहजहां बेगम की आत्मकथा, ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, भोपाल के इतिहास से 1876 में HD वार्स्टो ने इसका अनुवाद किया। यह है शाहजहां बेगम। उन्नीसवीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम को फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूर्तिकृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही।
भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने अनेक पुस्तकें लिखी। दोबारा से देखते हैं। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। कब से कब तक था शासनकाल? 1868 से 1901। शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम है ताज उल इकबाल। तारीख भोपाल। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम। शाहजहां बेगम फिर सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय अतिथिशाला शाहजहां बेगम के बाद में सुल्तान जहां बेगम। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रशासन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान किया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। सांची का महान स्तूप। यदि यहाँ पर दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे एक खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समय को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। ये सांची का स्तूप है। ठीक। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या है? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनाया था? इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ठीक। यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई थी? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था? इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। शाहजहां बेगम द्वारा किए गए वर्णन की तुलना चित्र 3 से कीजिए। इनमें आप क्या समानताएं और असमानताएं पाते हैं? पृष्ठभूमि है।
पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगस्की, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगस्की, ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगस्की, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगस्की, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर और बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। अध्याय 2 तथा 3 ये मनुष्य इन बदलते हालत को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। यज्ञों की परंपरा। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। बताइए ऋग्वेद का संकलन किया गया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। यहाँ ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत कहला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। यज्ञ के उद्देश्यों की सूची बनाइए। नए प्रश्न। उपनिषद 6ठी सदी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के
कर्म के कारण होता था। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझते और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं को उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवित चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कोटारगारशालाओं, शब्दार्थ नुकीली छत वाली झोंपड़ी या ऐसे भवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों में समझा लेता था। एक मिनट दोबारा से। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। यह चर्चाएं कुटारगारशालाओं, शब्दार्थ नुकीली छत वाली झोंपड़ी या ऐसे भवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति इसमें कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ, जहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। संस्कृत भाषा में रचित 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद। बताइए, छांदोग्य उपनिषद का टाइम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2 श्लोक दिए गए। आत्मा की प्रकृति। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षिति से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोगों से भी बड़ी है। यव यानी जौ, धान यानी चावल, सरसों बाजरे। सच्चा यज्ञ। यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी, इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेशली बिहार स्थित वैशाली या पाली भाषा में रूप। 1 मिनट। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार
और संरक्षित किए जाते थे। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाओं और पुरुष, शायद बच्चे भी, इन प्रवचनों को सुनते थे, इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं या 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली, यानी कि वैशाली है, वैशाली को सही बोलते हैं वैशाली, बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप में बुलाई। वहाँ पर भी उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ, भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक का अर्थ है, बताइए त्रिपिटक का क्या अर्थ है। यहाँ पर त्रिपिटक से आप समझते हैं 3 टोकरियाँ, 3 पिटक, पिटक है टोकरियाँ कहा जाता था। पहले इन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है। विनय नियम है। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। क्वेश्चन आता है यहाँ से, बताइए विनय पिटक में उल्लेख है संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई, शिक्षाएं सुत्त पिटक में, और दर्शन से जुड़े हुए विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास, दोबारा से देखते हैं। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, द्वीप का इतिहास, महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला, तब फासियन और श्वेनशांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथ की खोज में चीन से भारत आए। श्वेनशांग, ये हैनशांग है, हर्षवर्धन की टाइम आया जो फासियन। श्वेनशांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जब विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के विभिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में सुरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषा में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। पाली, संस्कृत और चीनी आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। संस्कृत में लिखी गई बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी। नियतवादी और भौतिकवादी, हितवादी और भौतिकवादी, ठीक।
यह हम सुतपुटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। यह हम सुतपिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। बताइए वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें अजातशत्रु और बुद्ध के बातचीत का वर्णन है? सुतपिटक। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली घोषाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। एक बार अजातशत्रु मक्खली घोषाल। हालांकि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटा नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और बुद्धिमान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। लोगों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। और अजित केशम कम्बलीन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन अजित केशक कम्बलीन, हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और इसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बातें मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम है गद्यांश के उपदेश आजीविक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। क्या इन लोगों की नियतवादी व भौतिकवादी कहना आपको उचित लगता है? चर्चा कीजिए। जब लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो अथवा किन्हीं वजहों से बच नहीं पाई हो तो ऐसी स्थिति में विचारों और मान्यताओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में क्या समस्याएं सामने आती है? लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। इसको पढ़ेंगे बाद में।